हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, सुपर MS 91 के अंतर्गत आज हम सफलता सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी में भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न अब तक की एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के 17वां के लिए एक अधिसूचना जारी करता है। क्या लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अधिसूचना 17वां की जारी करता है वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति हमारा आंसर होगा स। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है। देखिए, यहाँ पे राजनीतिक विधायिका से संबंधित है जिला न्यायाधीश या रक्षा मंत्रालय का सचिव या वित्त मंत्री या पुलिस अधीक्षक। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वह होगा वित्त मंत्री। कौन होगा? वित्त मंत्री। यह राजनीतिक विधायिका से संबंधित हैं। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से संसद में किस प्रावधान के बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत की आवश्यकता कौन से प्रावधान के बदलाव के लिए आवश्यक होती है। क्या वह मूल अधिकार है या नए राज्य का गठन है या राज्य विधान परिषद का उन्मूलन है या संसद में नियम या क्रियान्वयन के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों विशेष बहुमत की जो आवश्यकता पड़ती है इस ऑप्शन के अनुसार मूल अधिकार के लिए। किसके लिए? मूल अधिकार के लिए। तो आंसर हमारा असही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा कहता है कि देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कुल मिलाकर पंजाब में, ठीक है, में संसदीय राज्यसभा की सीटें हैं, मतलब राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं पंजाब की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्या 7 सीटें हैं या 1 सीटें हैं या 18 या 10। तो यहाँ पे सीटें जो हैं वो हैं 7 सीटें। ठीक है, पंजाब में राज्यसभा की जो सीटें हैं संसदीय वह 7 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न कहता है कि आंध्र प्रदेश को लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं। क्या 2 सीटें प्राप्त हैं आंध्र प्रदेश को, या 13 सीटें, या 20 सीटें, या 25 सीटें। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के संबंध में पूछा जा रहा है। यहाँ पे लोकसभा के संबंध में है, तो यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं आंध्र प्रदेश में वो हैं 25 सीटें। ठीक है दोस्तों, कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कहता है कि गोवा राज्य के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें प्राप्त हैं। देखिए, लोकसभा के लिए गोवा राज्य के पास कितनी सीटें प्राप्त हैं? 2 हैं या 13 हैं या 20 हैं या 25 हैं। आपको पता है कि गोवा राज्य जो है सबसे छोटा पश्चिमी तटीय क्षेत्र का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें हैं वह कितनी हैं? 2 हैं। कितनी है दोस्तों? 2 सीटें हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या राज्य के अध्यक्ष द्वारा। तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। आंसर हमारा सही होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, क्या विपक्ष का दल का नेता होता है, या लोकसभा का अध्यक्ष होता है, या लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, या राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वह होता है दोस्तों विपक्ष दल का नेता। विपक्ष दल का नेता। आंसर हमारा असही होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे।
देखिए दोस्तों, भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता सामान्यतः विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? अभी यही प्रश्न जस्ट हमने 8वें प्रश्न में किया है, बट इसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है दोनों का अलग है। बस दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। देखिए लिखा है ऑप्शन में, सरकारी आश्वासन संबंधित समिति, प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति या लोक लेखा समिति। अभी हम पढ़े हैं कि विपक्ष का नेता क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है, वो किसका होता है, लोक लेखा समिति का होता है। दोस्तों किसका होता है, लोक लेखा समिति। तो आंसर हो जाएगा हमारा द। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? क्या लोक लेखा समिति है, या प्राक्कलन समिति है, या सार्वजनिक उपक्रम समिति है, या संयुक्त संसदीय समिति है? मतलब ये है कि कौन सी समिति है जो संसद की सबसे बड़ी समिति है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी चल रही है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका जो आंसर होगा, सबसे बड़ी जो समिति है वह है प्राक्कलन समिति। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है? बजट कौन प्रस्तुत करता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो? तो देखिए आरबीआई गवर्नर करता है, या बजट मंत्री करता है, या वित्त मंत्री करता है, या वित्त सचिव करता है। दोस्तों आपको पता भी है, शायद इस प्रश्न का आंसर आप जानते भी होंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिए। आप जानते हैं विधानसभा में भी वित्त मंत्री करता है और संसद में भी वित्त मंत्री ही बजट को प्रस्तुत करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। लिखा है अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सी कार्यवाही संघ के बजट से संबंधित है? कौन सी कार्यवाही? स्थगन, निंदा, कटौती प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है स्थगन, निंदा और कटौती प्रस्ताव। कार्यवाही संघ के बजट से संबंधित है, यह है कटौती प्रस्ताव। क्या है दोस्तों? कटौती प्रस्ताव। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, विशेष रूप से आप इसको देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही है? ठीक है, कौन सही है? लिखा है इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, ये सही है, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। दूसरा देखिए, दो अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए, यह भी सही है कि अगर दो भी अविश्वास प्रस्ताव आते हैं तो उनके बीच में कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए। चलिए दोस्तों देखिए देखिए दोस्तों, सदन के 100 सदस्यों द्वारा इसे समर्थन मिलना चाहिए, इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। दोस्तों ये भी सही है। देखिए दोस्तों 100 सदस्यों द्वारा इसे समर्थन मिलना चाहिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में क्या दिया है हमें, कौन कौन सा सही है। हम देखे हैं कि पहला सही था, दूसरा और ये चौथा सही है दोस्तों, तीसरा सही नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? श होगा। ठीक है, आंसर हमारा स होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों देखते हैं, लिखा है पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? क्या 2 माह का, 3 माह का, या 6 माह का, या 9 माह का? अभी जस्ट इससे ऊपर वाले प्रश्न में हमने आपसे पूछा भी है, यहाँ पे कितने महीने का अंतर होना चाहिए? 6 महीने का अंतर होना चाहिए। कितने महीने का? 6 महीने का अंतर होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के बीच। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। देखिए दोस्तों लिखा है संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? देखिए संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके पास कितने सदस्य होने चाहिए? क्या 1/3 भाग कुल सदस्यों का, या कुल सदस्यों का 1/4 भाग, या कुल सदस्यों का 1/6 भाग, या कुल सदस्यों का 1/10 भाग? ठीक है, कितना होना चाहिए? आप सभी जानते हैं अगर 500 सदस्य हैं तो इसका 1/10 भाग हम करेंगे तो कितना होना चाहिए? 50। तो कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए विपक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर?
1/10 भाग। ठीक है दोस्तों, ये आंसर सही है। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, लिखा है भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है यदि भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कानून बनाने में सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो। हाँ, अगर 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू है तो केंद्र सरकार या संसद किसी भी राज्य के लिए कानून बनाने में सक्षम है। ये तो हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें। हाँ, ये भी सही है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य इसका अनुरोध करते हैं कि हाँ इस समय कुछ कानून बनाना चाहिए इस राज्य के लिए, राज्य सूची के समय, तो वो इस पर बना सकती है। तो ये भी हमारा आंसर सही है। तीसरा देखिए, लिखा है राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजेगा। ऐसा नहीं है, संसद को कोई संदेश नहीं भेजता। यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अ ब दोनों सही है। इसका मतलब आंसर द सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, द। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, हमारा लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए, 1/6 होनी चाहिए या 1/8 होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए या 1/5 होनी चाहिए, जिससे कि लोकसभा का बैठक की कार्यवाही पूरी की जा सके। तो इसके लिए दोस्तों जानते हैं 1/10 सदस्यों की अगर उपस्थिति है तो गणपूर्ति पूरी मानी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, संसद की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष सत्रों में की जाती है। संसद की जो कार्यवाही होती है प्रत्येक वर्ष कितने सत्रों में होती है, वो होती है 3 सत्रों में। ठीक है दोस्तों, कितने सत्रों में, 3 सत्रों में। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। बहुत अच्छा खूबसूरत प्रश्न है दोस्तों। लोकसभा का वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होता है। देखिए, आप जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारा कौन सा आंसर सही हो रहा है। देखिए, पहला ऑप्शन में दिया हिंदी, दूसरा दिया अंग्रेजी या संस्कृत या हिंदी और अंग्रेजी दोनों। दोस्तों देखिए, जो मुद्रित होता है वो होता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। आंसर हमारा कौन सा सही है, द। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। लिखा है, ध्यान रखिएगा, ये शब्द बहुत खतरनाक होता है। क्या सही नहीं है और हम समझते हैं सही है। देखिए यहाँ पे, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ये तो सही है, क्योंकि 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा में। और लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये भी सही है। अ ब दोनों सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दोनों सही है, अ ब दोनों सही है। यहाँ देखिए, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। देखिए, राज्य विधानसभा के लिए जितनी उम्र जरूरी है उतनी ही लोकसभा के लिए भी उम्र जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 25 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा ऑप्शन, ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, गलत है स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, श। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितनी अवधि का होता है, 3 वर्ष का होता है या 4 वर्ष का या 5 वर्ष का या 7 वर्ष का। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। क्या भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को। तो लोकसभा जो अपना त्यागपत्र देता है वो देता है उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आंसर हमारा ब सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है। भारतीय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इस प्रश्न को आपको पढ़ने आना चाहिए। देखिए दोस्तों क्या लिखा है,
भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन है। देखो जो जनता द्वारा चुनी जाती है वो तो है हमारी कौन सी, आप जानते भी हैं, राज्यसभा है या लोकसभा है, या लोकसभा राज्यसभा दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जनता द्वारा जो चुनी जाती है वो तो है लोकसभा, लेकिन जनता द्वारा निर्वाचित सदन जो जनता चुनती है उसके बाद जो निर्वाचित किए जाते हैं वो है राज्यसभा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, राज्यसभा। देखिए बच्चे ज़्यादातर यहाँ पे लोकसभा करेंगे, इसलिए आप राज्यसभा आंसर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। देखिए लिखा है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है, 512, 542 या 552 या 532। ये सभी लोगों को पता होगा 552, ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों लिखा है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अभी जस्ट उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा है। देखिए किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का नहीं होता है, लोकसभा का या राज्यसभा का या विधानसभा का या विधान परिषद का। तो देखिए कौन से सदन में उस सदन का सदस्य अध्यक्ष नहीं होता है, वह है राज्यसभा, क्योंकि यहाँ पे अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो सदन का सदस्य नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है, संसद भवन, लोकसभा भवन, राज्यसभा भवन या सरकार भवन। ठीक है, भारत में संसद की इमारत को संसद भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संसद भवन। चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है जो हमारा कि भारत की संसद के लोकसभा को सदन कहते हैं। कैसा सदन कहते हैं लोकसभा को। ठीक है, ऑप्शन में दिया है निम्न सदन कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं या बाएं या दाएं। तो बाएं दाएं का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे निम्न और उच्च में बताना है। तो लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। लोकसभा कैसा सदन होता है, निम्न सदन होता है। ठीक है, कौन सा सदन, निम्न सदन। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, कुल सदस्यों की 1/5, कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/7 या कुल सदस्यों का 1/10। ठीक है, तो कार्रवाई हमें बताया था गढ़पूर्ति या कार्रवाई को शुरू करने के लिए कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। तो आंसर हमारा 10 सही होगा। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। देखिए किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री, ठीक है, पुस्तक लिखी है। सुमित्रा महाजन ने, मीरा कुमार ने, सोमनाथ चटर्जी ने, मनोहर जोशी ने। तो देखिए मातोश्री जो पुस्तक है वो किसने लिखा है, सुमित्रा महाजन ने। किसने लिखा है, सुमित्रा महाजन ने लिखा है। चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संसद है क्या एक सदनी है, 2 सदनी है, 3 सदनी है या इनमें से कोई नहीं। देखिए भारतीय जो संसद है वह 2 सदनी है, एक लोक सभा एक है राज्यसभा। ठीक है, 2 सदनी है, लोकसभा और राज्यसभा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें प्राप्त हैं, 10 हैं या 16 हैं या 18 या 21 हैं। तो उत्तर प्रदेश को राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 31 और लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं। ठीक है, कहाँ पे, संसद में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं। पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं दोस्तों।
तो देखिए इनको जो प्राप्त है कितनी 12 हैं या 16 हैं या 18 हैं या 31 है। तो इनको जो प्राप्त है पश्चिम बंगाल में 16 सीटें। कितनी सीटें? 16 सीटें। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए लिखा है कि केरल के पास लोकसभा के लिए कुल कितनी सीटें हैं? केरल के पास, तो आप जानते हैं केरल के पास कुल कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। बहुत खूबसूरत प्रश्न है दोस्तों। देखिए, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? अगर संसद कोई भी समिति नियुक्त करती है किसी विशिष्ट कार्य के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ऑप्शन में दिया है स्टैंडिंग समिति, तथार्थ समिति, संयुक्त समिति, स्थायी समिति। ठीक है, अगर आप जानते हो इसका आंसर तो कमेंट में जरूर दें। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका आंसर क्या होगा? तथार्थ समिति। संसद कोई भी विशिष्ट कार्य के लिए और कोई समिति बनाती है तो उसे हम बोलते हैं तदर्थ समिति। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, वित्त मंत्रालय के सलाहकार समिति। तो कौन सा ऐसा है समिति जो संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो दोस्तों ये द वाला जो है स्थायी समिति नहीं है। वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति ये हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जाता किसके स्वीकृति के बिना? क्या संसद के या प्रधानमंत्री के या राष्ट्रपति के या उच्चतम न्यायालय के? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिना संसद के स्वीकृति के कोई भी पैसा सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आज का हमारा 38वां प्रश्न है। देखिए दोस्तों लिखा है सरकार द्वारा प्रस्ताव मांग की राशि कम करके 1 रुपया करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? क्या नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहते हैं, या टोकन कटौती, या मित व्ययिता कटौती, और लेखानुदान कटौती? तो देखिए इसमें लिखा है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इम्पोर्टेंट भी मानिए आप इसको। लिखा क्या है? सरकार द्वारा प्रस्ताव मांग की राशि कम करके 1 रुपया करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव। नीतिगत कटौती प्रस्ताव आंसर हमारा असही होगा। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है क्या कहता है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति को अपने कार्यावधि पूर्ण होने से पहले पद मुक्त करके या करने की कार्रवाई को चालू कर सकता है? तो देखिए लोकसभा कर सकता है क्या, या सर्वोच्च न्यायालय, या आम आदमी, या संसद का सदस्य? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि देखिए लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र का संबोधन? ठीक है, आगे देखिए सही है ये। उसके बाद प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र का संबोधन, ये और ये दोनों सही है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र का संबोधन करता है और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र का संशोधन भी करता है राष्ट्रपति। लेकिन आगे लिखा है ये दोनों सही हैं। संसद के प्रत्येक सत्र का संबोधन ये नहीं है, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र का संबोधन नहीं करता। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? अ और ब, इसलिए आंसर हो जाएगा द। क्या होगा? द सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221 या अनुच्छेद 249। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 249। आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 249।
ठीक है, अनुच्छेद। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि देखिए, गैर धन विधेयक पर संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? क्या 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 1 होते हैं? कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। कितने? 3 वाचन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? किस विधेयक द्वारा करती है? धन विधेयक द्वारा या वित्त विधेयक द्वारा या अध्यादेश या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या सही होगा? वित्त विधेयक। क्या होगा? वित्त विधेयक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हमें क्या कहता है कि देखिए, कहता है कि संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन में अनुपस्थित रहते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया है 45 दिन या 60 दिन या 90 दिन या 365 दिन। अगर कोई भी सांसद सदन में या संसद में लगातार कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है जिससे कि उसकी सदस्यता निलंबित की जा सकती है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 60 दिन तक। अगर 60 दिन तक वो लगातार नहीं सदन में उपस्थित होता है तो उसकी सदस्यता निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? या निर्णायक मत, ध्वनि मत, प्रत्यक्ष मत, अप्रत्यक्ष मत। तो जो लोकसभा अध्यक्ष का मत होता है वह निर्णायक मत होता है। ठीक है, कैसा मत होता है? निर्णायक मत होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है वेतन और भत्ते? ये कौन निर्धारित करता है? क्या राष्ट्रपति करता है, वेतन आयोग करता है, कैबिनेट करता है या संसद करता है? तो देखिए वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है लिखा है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आता है? गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? किसके मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है? नियंत्रण के अंतर्गत आता है। ये आता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन में है जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, M.A. अयंगर, डॉक्टर P.V. चेरियन। ठीक है, डॉक्टर P.V. चेरियन। तो आप ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, कौन था? जीवी मावलंकर। ठीक है, आंसर हमारा असही होगा। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो लिखा है कि लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अभी आपको हमने बताया भी है कि लोकसभा चुनाव में शामिल होने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष है। ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया है या दिया गया था? पहले इसे हम जनता का सदन बोलते थे, कब इसे लोकसभा नाम दिया गया था? यह दिया गया है क्या 1954 में या 1964 में या 74 में या 84 में? तो लोकसभा का नाम दिया गया है 1954 में। ठीक है, 1954 में। तो आप इसको आंसर हमारा सही है 1954। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जो लिखा है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं?
देखिए सभी, 1/4, आधा, 1/3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/3। कितना, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है, राज्यसभा में। आगे चलिए अपना अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों द्वारा, लोकसभा द्वारा, या लोकसभा भी यहाँ लिखा है लेकिन राज्यसभा होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, राज्यसभा द्वारा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। विधानसभा में जो चुने हुए सदस्य हैं उनके, वो जिसको चुनते हैं वही राज्यसभा में जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संसदीय संरचना में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। अस्थायी सदनों का नाम बताइए, राज्यसभा, ठीक है, और विधानसभा, या लोकसभा या विधान परिषद, राज्यसभा या विधान परिषद, लोकसभा या विधानसभा। कौन सा सदन ऐसा है जो अस्थायी सदन है। तो यहाँ आप देखिए, लोकसभा अस्थायी सदन है और विधानसभा, तो आंसर क्या हो जाएगा, द, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, द। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है ये कह रहा है कि भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है, क्या सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड, विधानसभा। तो किस नाम से जाना जाता है उच्च सदन को, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। आंसर हमारा ब सही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जो हमारा, कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में संसदीय लोकसभा की सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की संसदीय सीटें कितनी हैं, क्या 42 हैं, 2 हैं, 14 हैं या 40 हैं। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की संसदीय सीटें 42 हैं। कितनी हैं, 42 हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। लिखा है, कुल मिलाकर उड़ीसा में संसदीय राज्यसभा की सीटें हैं। उड़ीसा में कितनी हैं, 11 हैं या 19 हैं या 10 हैं या 1 हैं। कितनी हैं, 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं राज्यसभा में। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, लिखा है, राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति में होती है। संसद को कानून बनाने की शक्ति में होती है, ठीक है, राज्य सूची के विषय पर। देखिए, रक्षा मंत्रालय में ये शक्ति होती है, प्रधानमंत्री कार्यालय में ये शक्ति होती है, या भारतीय प्रतिभूति या विनियामक के अंदर ये शक्ति होती है, या राज्यसभा के अंदर ये शक्ति होती है। देखिए, संसद को कानून बनाने की जो शक्ति है वो राज्यसभा में होती है। किस में होती है, राज्यसभा में होती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, कर्नाटक से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। कर्नाटक से राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों। ऑप्शन में 12 दिया है, 16 या 18 या 31, ठीक है। कितनी सीटें हैं, यहाँ पे सीटें हैं 12, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने आज के अंतिम प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, कर्नाटक से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। कर्नाटक से लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 10 हैं, 26 हैं, 28 हैं या 48 हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर होगा हमारा कितना होगा, 28, ठीक है, सही आंसर 28। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 80 हैं, और जो राज्यसभा की सीट है वो कितनी है, 31 है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और इसको मजबूती से आप पढ़िए। दोस्तों, अगर वीडियो को एक बार देख लेते हैं आप तो बहुत से क्वेश्चन आपकी जुबान पे तैयार हो जाएंगे,
ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।